नवंबर 2018 में जनसत्ता दल का गठन हुआ। आजकल प्रायः पार्टियां ऐसे गठित होती हैं कि पार्टी के नेतृत्व से कोई खफा है, उसने कोई बहाना बताया कि साहब पार्टी में घुटन हो रही है, मैं अपनी अलग पार्टी बना रहा हूँ। या पार्टियां ऐसी भी बनती हैं जिनका कोई राजनीतिक अनुभव, कोई संसदीय कार्यकाल नहीं होता है, वो लोग पार्टी बनाते हैं, अलायंस करते हैं और फिर असेंबली में और पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। तो जहाँ तक जनसत्ता की बात है, ये 28वां वर्ष है विधानसभा हमारा। 93 से लगातार पूरा प्रतापगढ़ की जनता जीतती रही। विनोद जी का तीसरा टर्म है, इनके पहले इनके पिताजी 2 बार रहे देश अध्यक्ष हैं विनोद सरोज। ये चुप रहिए। प्रताप जी भैया MLC और सांसद रह चुके हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि अनुभवी लोग इसमें जी। रामलला का दर्शन किए तो आपने कोरोना के लिए भी कुछ रामलला से मांगा जी? कोरोना के लिए भी रामलला से नहीं, उनसे हम सब कुछ मांगते रहते हैं और हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो उनकी देन। ये 2022 के चुनाव को लेकर आप दौड़ा कर रहे हैं क्या? जी हाँ, 2022 के असेंबली के चुनावों को लेकर के और उसके बाद भी रास्ते भर में आपकी काफ़ी लोकप्रियता रही, युवा आपके साथ काफ़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। क्या ये युवा 2022 में वोटरों में तब्दील हो पाएंगे, वोटर ये बनेंगे आपके? युवा तो वोटर ही है, युवा तो सबसे ऊर्जावान वोटर होता है। 18 वर्ष के ऊपर का जो युवा है वो वोट भी देता है, वो आपके लिए प्रचार भी करता है, दौड़ा भी करता है, वो तो सबसे ऊर्जावान होता है। 2022 के इलेक्शन लेकिन युवा का जोश और वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का अनुभव, ये दोनों साथ होना आवश्यक है। ये 2022 का इलेक्शन आपका किस मुद्दे पे इलेक्शन फोकस होगा? सर आप कह रहे हैं कि अभी लोगों से कोई बातचीत नहीं, समझौते की हुई, तो आपको क्या लगता है किससे बातचीत बन सकती है? नहीं, देखिए, अभी चूंकि बातचीत किसी से नहीं हुई है तो अभी कयास लगाना कि किससे बन सकती है, ये तो जल्दबाजी होगी। आपको अपने निकट कौन लगा, अपनी विचारधारा के निकट? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हमारे सबसे अच्छे संबंध है। विचारधारा की जहाँ तक बात है, ये हमारा एक कहिए कि सौभाग्य रहा। 5 माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला। सब में अलग अलग खूबियाँ हैं, तो ये नहीं है कि जो मौजूदा है उसकी प्रशंसा की जाए। सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बातचीत अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है, यही सच्चाई है। आप उसको कितना भी घुमा के बोलेंगे, पूछेंगे तो जवाब हमारा वही होगा कि जब कुछ हो जाएगा तब हम अवश्य अवगत करेंगे। जो बातचीत होगी तो वो सीक्रेट नहीं होगी, मतलब उसके बाद तो आप लोगों अभी वैसे आपकी क्या तैयारी है? जी, अभी हम सब लोगों का, हमारा और पूरी कार्यकारिणी का, जिसमें शैलेंद्र जी हैं, 3 बार के सांसद हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, विनोद जी हैं, सब लोगों की ये राय है कि जहां हम मजबूत स्थिति में हों वहीं लड़ा जाए। लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। जीतने की संभावना जहां हमको दिख रही है वहां पे लड़ें। तो 100 ऐसी सीटें करीब अभी तक चिन्हित की गई हैं, तो अब आगे का देखा जाएगा, उसमें अगर 100 से अधिक भी संख्या हो सकती है। और 100 आसपास जो अभी आप कह रहे थे, गाजीपुर, बनारस की सीटें नहीं, पश्चिम की भी। 2022 का चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे, रघुराज जी बताएं? 2022 का चुनाव, पहली बात तो नौजवान, किसान। अब किसान का जब आप बात करेंगे तो हम ये भी स्पष्ट कर दें कि जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं या पूरा देश देख रहा है इतने दिन से, धरना प्रदर्शन जी, उनको हम असली किसान नहीं मानते। असली किसान खेत में पसीना बहा रहा है और काम कर रहा है, जिसमें से हम भी हैं और आप भी शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे, आपके भी पिताजी खेती किसानी ही करते हैं। खेतों किसानों की अपनी समस्याएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। समय पे बिजली, पानी, यूरिया और DAP की सप्लाई हो जाए, फसल तैयार होने के बाद क्रय केंद्रों पे उनको MSP पे उनकी खरीद हो जाए, क्योंकि ये विभाग हमको 2 बार मिल चुका है खाद्य रसद। तो MSP का क्या महत्व होता है। तो अब जैसे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब MSP खत्म हो रहा है इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। MSP कभी खत्म नहीं हो सकता है। 1967 में ये आया,
पहले धान पे लगा, फिर गेहूं पे लगा, फिर अन्य फसलों को इसमें समायोजित किया गया। तो ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। अगर कोई धरना प्रदर्शन में ये कहता है कि साहब सरकारें एमएसपी खत्म कर रही हैं, तो ये उस समय भी हमने कहा था, ये हम आज भी कह रहे हैं, और ये कभी भारत से खत्म नहीं होगा एमएसपी। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आप कैंडिडेट उतारेंगे? मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कैंडिडेट अपना उतारेंगे? क्या चीज? मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे? मुख्यमंत्री जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे? वो तो एमएलसी हैं ऑलरेडी। अरे नहीं लड़ेंगे। अयोध्या से अगर लड़े तो क्या अपना प्रत्याशी आप उतारेंगे? नहीं, पहली बात अच्छा सुनिए, ये लड़ते हैं तो क्या करेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा परिचय 3 पुरुष हमारे ग्रैंडफादर गोरखनाथ पीठ के शिष्य रहे हैं, वहाँ से जाते रहे, तो परिचय हमारा उनका तब का है जब वो सांसद भी नहीं थे, तो तब से हम उनका सम्मान करते आए हैं। आपके बच्चों तो वो एक अलग विषय हुआ। वो आपकी जानकारी के आप सिर्फ ये बताइए कि अगर वो लड़ते हैं तो क्या आप अपना सीधा चलिए, पहली बात तो वो लड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे तो उनके सम्मान में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। कई जगह होता है, कई सीट पे नहीं लड़ाया जाता है, तो वो पीठ का सम्मान रहेगा। ये बताइए, सारी पार्टियां अयोध्या का रुख कर रही हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो। नहीं देखिए, अयोध्या का रुख करना नहीं, हम कोई अयोध्या या पॉलिटिकल मुद्दे के कारण नहीं आए, बाल्यकाल से आते रहे हैं, और रामलला का दर्शन तब से होता रहा है जब से वो मतलब हमारे ख्याल से पहला दर्शन हमको प्राप्त हुआ होगा 82-84 में, तब से। तो ये आस्था का प्रश्न है हमारे लिए, इसमें कोई ये राजनीति से इसको जोड़ करके न देखा जाए। जैसे सभी के इष्ट होते हैं, कोई शुभ काम करने के पहले, कोई बड़ा काम करने के पहले आप लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वही लेने। इन 4.5 सालों में सरकार को कितना सफल मानते हैं? सरकार सफल है या असफल है, क्या लगता है आपको? महंगाई के मुद्दे पर लोगों को तकलीफ है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल तकलीफ है। किसानों के मुद्दे पर अगर हम कहें तो कृषि यंत्र में अब जा कर के उनके दाम कम किए गए हैं, उनके टैक्स में कटौती की गई है, अगर ये पहले की जाती तो और अच्छा होता। इस तरह के मुद्दे हैं। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं, जो सही है, उदाहरण के लिए जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, उनके जो मुद्दे गलत हैं वो गलत है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने कहा छोटी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करेंगे, तो अगर बातचीत होती है तो क्या उनके साथ भी जाने की बातचीत होगी तो बता देंगे, अभी तो कोई बातचीत हुई नहीं है, पहले से कयास क्या लगाना। एक पार्टी के मुखिया होने के नाते अपनी पार्टी के कौन से ऐसे एजेंडे को आप मानते हैं जिसको जनता बहुत पसंद करेगी? पार्टी के मुखिया होने के नाते अपनी पार्टी के जो मेन एजेंडे हैं उनमें से कौन से आप टॉप एजेंडे मानते हैं जिनको जनता बहुत पसंद करके? टॉप एजेंडा हमारा एक जनप्रतिनिधि को उसके सबसे बड़ा दायित्व है कि जनसुलभ होना चाहिए, और इसीलिए वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि निर्वाचित होने के बाद जनप्रतिनिधियों का व्यवहार बदल जाता है और उनका कार्यकाल वहीं पर समाप्त भी हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि विधायक हुए, सांसद हुए, अच्छे मतों से जीते, और अगले चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया। महाराज जी, तो पैर धरातल पर रहें, चुनाव के समय, प्रचार के समय जो व्यवहार जनता से रहे वही चुनाव जीतने के बाद भी रहे, यही सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी तो 10 काम कोई कहेगा, 10 काम में से हो सकता है 2-3 ना हो, और विश्वास ये होना चाहिए कि आपने प्रयास ईमानदारी से किया। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में निश्चित ही आपकी पार्टी की जोरों से चर्चा है, लेकिन कुछ लोगों का बयान है कि वोट काटने के लिए, वोट कटवा जैसे मतलब एक छोटी पार्टी के रूप में ऐसा लोगों, तो उसको क्या कहना चाहते हैं आप? उनका मानना है, उनका मानना, उनको मुबारक हो, जो ये मान रहे हैं मानते रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी साहब, अगर कोई ऐसा है जो ये मानता है तो ये उसकी अपनी विचारधारा है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी लड़ने आ रहे हैं, तो ओवैसी के साथ आपका कैसा गठबंधन करेंगे? पहली बात तो हमको यही नहीं लगा कि लड़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कई बार जैसे बंगाल में चर्चा हुई कि साहब वहाँ लड़ने जा रहे हैं, फिर नहीं लड़े।
आ रहे हैं तो लोकतंत्र है, उनका एक राजनीतिक दल है, आए, जनता अपना निर्णय लेगी। अगर वो आपके साथ गठबंधन करना चाहेंगे तो आप क्या उनके साथ? नहीं, उनके साथ गठबंधन करेंगे। यहाँ की जनता ने ये सोचा कि योगी जी आए थे, रामलला का दर्शन किए, योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, फिर ठाकरे साहब आए थे, ठाकरे साहब रामलला का दर्शन किए, उसके बाद आप आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बीच में कई लोग आए होंगे साहब, रोज ही लोग आते हैं। माननीय कोविंद जी आए। आपकी बात हो तो आने की बात हो तो रामलला 9 दलों का लेकिन आप 9 दलों का एक अलायंस बन रहा है। मुख्यमंत्री क्या देखिए, ठाकरे साहब कब आए हमको नहीं पता है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में हम 2 या 3 बार आ चुके। चलिए मान लीजिए 2022 में मैं मानता हूँ आपकी सरकार आए तो फिर रामलला के लिए कुछ फिर रामलला के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या सुधार करेंगे? चलिए मानते हैं आपकी सरकार आ गई 2022 में, वहाँ क्या सुधार और आप जो योजना श्री राम के भव्य मंदिर की है, जितना हमने देखा है, जितना हमने पढ़ा है और आप लोगों से जितना हमने समझा, वो बहुत भव्य पैमाने पे है और अयोध्या के संपूर्ण विकास की योजना भी भव्य पैमाने पे है। फिर भी अगर कोई सुधार की गुंजाइश हुई उसमें तो जिस लायक हम रहेंगे और उसके लिए पद पे रहना आवश्यक पड़े। एक भक्त होने के नाते, एक साधक होने राम मंदिर आगे बढ़ेगा कि नहीं? आप कौन रोकेगा? निर्माण हो रहा है निर्माण हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है।